हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं क्राकाओ में। और पोलैंड का जो कैपिटल है वो वार्सो है, और जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है वो क्राकाओ को कहा जाता है। और मोस्टली जो ये सिटी है ये नाइट लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। तो खैर कल हम दोपहर पहुंचे थे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मैं बहुत थका हुआ था। तो आप मेरे ये पीछे देख रहे हो, ये हॉस्टल हमने बुक किया था और फिर हमने यहाँ रात गुजार की। तो पोलैंड के बारे में सीन ये है कि यहाँ पर आप यूरो तो चल जाता है, लेकिन इनकी जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरोस नहीं है, वो पॉलिश ज़लोटी है। और 1 यूरो तकरीबन 4 ज़लोटी से थोड़ा सा ऊपर बनता है। 4.2 कह लो या 4.3 1 ज़लोटी के बराबर होता है। और चीज़ें इतनी महंगी हैं नहीं। तो कल मुझे भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पे ना एक कबाब खाने गया था। तो मतलब कबाब इतना बड़ा था, मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। मैंने एक कबाब खाया, उसके बाद मैंने ना लंच किया ना मैंने डिनर किया। और एक ड्रिंक के साथ वो मुझे पड़ा तकरीबन 8 यूरो में, बल्कि एग्जैक्ट 8 यूरो में पड़ा था। तो बहुत अच्छा सीन था। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मैंने बिल्कुल सेंटर के पास 400 मीटर पर ये हॉस्टल ले लिया था। और हॉस्टल का सीन ये था कि मतलब बग्गर बेड नहीं होता है, तो वो वाला सीन था। 15 यूरो पर नाइट के हिसाब से मुझे ये मिला था। और ब्रेकफास्ट भी था। ब्रेकफास्ट क्या ही था यार, मतलब स्लाइस पे थोड़ा सा जैम लगा के खाने वाला सीन था, लेकिन ठीक है, हो गया। हम अपना एयरपोर्ट जाने से पहले खा लेंगे। इसके अलावा नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप ट्रेन लेना चाहते हो, अगर आप ट्राम लेना चाहते हो, तो वो भी आपको ना सस्ते पैसों में, सस्ते दाम में आपका हो जाता है। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि मैंने पहले एक हफ़्ता ज़ाकोपाने गुजारा, जो रिमोट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कंट्री साइड था। वहाँ पर स्कीइंग वगैरह होती थी। तो यहाँ से क्राकाओ से तकरीबन बनता है 3 घंटे। कल जब मैं आया ना तो मेरे 3 घंटे बने। तो मैंने टिकट लिया था, मुझे टिकट मिली तकरीबन 20 ज़लोटी की। 20 ज़लोटी कितने होते हैं? 4.56 यूरोज़ बनते हैं। मतलब 5 यूरो आप लगा लो, डिवाइड बाय 4 करता हूँ मैं नॉर्मली एक आइडिया लगाने के लिए। तो 5 यूरो में 3 घंटे का ट्रैवल। आप इटली में ये सोच सकते हो ट्रैवल 3 घंटे का। और दूसरा एक अच्छी बात, जब मैं यहाँ से जा रहा था ना ज़ाकोपाने, तो मैंने ना उसमें डिस्काउंट ले लिया था। मैंने उसमें ना यूथ वाला या स्टूडेंट वाला, इसमें मैंने डिस्काउंट अप्लाई किया था। मेरे पास कार्ड पड़ा था। तो कंट्रोलर आया, उसने कहा भाई दिखाओ। मैंने दिखाया तो वो कहता है आपने डिस्काउंट अप्लाई किया है। मैंने कहा मैं है तो डिस्काउंट अप्लाई किया है। तो कहा कि ये नॉर्मली डिस्काउंट जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए या उन यूथ के लिए जो ऑलरेडी पोलैंड में है, पोलैंड से बाहर वालों के लिए नहीं है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं भी पे कर देता हूँ। तो उसने कहा खैर है, अभी आप चलो इसी पे जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना तो आपको पूरी टिकट परचेज़ करनी है। तो ये मैंने आपको भी बताया। अगर ये चीज़ मैंने इटली में की होती ना, कसम से वहीं रोक के 150-200 का फ़ाइन कर देते हैं भाई। आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे एक छोटा सा फौजी परेड चल रहा है, और चेक करो कितनी खामोशी और सुकून के साथ ये लोग जा रहे हैं। अगर यही सेम चीज़ हमारे यहाँ होता ना, आस पास 10 फौजियाँ गाड़ी होती है, रोड ब्लॉक होता, कुछ भी नहीं। मतलब राह चलते एक खातून किस तरह रिकॉर्ड कर रही है, उप्स टकरा गई बेचारी। और हमारे यहाँ इतनी हिम्मत है किसी किस तरह, और ये बिना किसी प्रोटोकॉल के रैंडमली जा रहे हैं। कि अभी जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, यहाँ पे हमारा मोस्टली जो डिस्कशन होना था वो वॉर्स पर था और पीस लैब्स पर था। जंगें क्यों होती हैं और अमन कैसे होता है। तो इसमें एक टॉपिक था कि बॉर्डर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो उसमें मैंने कहा कि बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने उनको बेसिक सा एक आइडिया दिया। मैंने कहा देखो दुनिया है, दुनिया के अंदर मुल्क है, मुल्क के अंदर सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंदर कस्बे हैं, टाउन्स हैं, टाउन्स के अंदर भी कम्युनिटीज़ हैं। अब इनको नहीं समझ आया। मैंने कहा देखो गेटेड कम्युनिटीज़ होती है ना, अब उनको क्या मतलब है। हमारे यहाँ आप देख लो, बहरिया टाउन है, DHA है, फलां कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं। 4 दीवारी के अंदर आप क्या करते हो, उनको अच्छा से बना के रखते हो, संभाल के रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो। 4 दीवारी से बाहर आपके तो भाई ये मेरा एरिया ही नहीं है, भाड़ में जाए। और जब आप इस तरह बिल्कुल बॉर्डर्स बना के गेटेड कम्युनिटीज़ में रहोगे, तो आप इस तरह फिर कैसे साफ़ सुथरा रखोगे। अब ये एज अ कंट्री इन्होंने पूरा इसको संभाला हुआ है, पूरा बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मेरी गली मेरी है, बाकी गली मेरी नहीं है। तो इस तरह अगर हो ना सीन, तो आपने देख लिया कि फ़ौजी क्या, आम बंदा क्या, मिनिस्टर्स भी सुकून में और बिना किसी ख़तरे के घूम सकते हैं। वरना हमारे यहाँ ऐसा कहाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं इनके ओल्ड टाउन स्क्वायर में, और या फिर आप इसको मेन मार्केट स्क्वायर भी कह सकते हो। मैं आपको इसके आसपास के थोड़े से व्यूज़ दिखाता हूँ। ये सेंटर में जो नॉर्मली बना होता है ये बना हुआ है, और उसके आसपास के व्यूज़ आप देख लो। काफ़ी सुकून है, खामोशी है और अच्छा है। प्लस ये वाला आप देख रहे हो चर्च, आई होप सो दिख रहा होगा, धूप की वजह से ना मसला ना हो रहा हो। वहाँ पे ना टॉप पे खिड़की है। अब उस खिड़की से ना हर 1 घंटे में ना एक बंदा निकलता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाता है। अब वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते ना अचानक से ही वो खप करके बंद करके वापस अंदर चला जाता है। तो इसकी ना एक बहुत हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब कहते हैं कि उस ज़माने में क्या हुआ, मेरे बिल्कुल सामने अभी देख रहे हो ये है, और मेरे बैक साइड पे यानी वहाँ पर
80s की या 18 सेंचुरी या किस सेंचुरी की बात है, जब मंगोल्स ने अटैक किया था ना, तो यहाँ पर एक बंदा खड़ा था। इसने दूर से देखा मंगोल्स को आते हुए और इसने अपना जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो बजाना स्टार्ट कर दिया, बताने के लिए कि मंगोल्स आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो इसी दौरान जब तक इसने अपना पूरा साज, अभी चीख के तो नहीं बताया ना, कि मतलब इसने इशारा देने के लिए अपना जो साज है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो बजा रहा था। अब उसने बजाना ख़त्म किया ही नहीं था कि उसको पीछे से कोई तीर लगा और वो वहीं पर अचानक से बंद हो गया। तो आज भी वही दिखाने के लिए ये लोग बजाते हैं, बजाते बजाते बीच में अचानक से बंद करके चले जाते हैं। तो इसको आज भी याद रखा जाता है। इसी मेन स्क्वायर में आप ये सामने चर्च आपको दिखाया, यहाँ पर आपको ये दिखाया, इस दोनों के बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। पेरिस में आपने लूव्र म्यूज़ियम देखा होगा, ऐसे तो नहीं है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने ऊपर इस तरह बनाया है। इसके नीचे अंडरग्राउंड पूरा एक म्यूज़ियम है। अब मैं उसकी ना एंट्रेंस देखना चाह रहा हूँ, उसकी एंट्रेंस कहाँ से है। तो भाई हम बड़ी मुश्किल से इसकी एंट्रेंस ढूंढ के यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑफ चीज़ आपको दिखाता हूँ कि वीडियो बनाना मना है, फ़ोन यूज़ करना मना है, पिक्चर्स मना है। जब ये सब मना है तो नीचे जाने का हमारा फ़ायदा क्या? टिकट दे के, पैसे दे के अंदर जाएँ, फिर हमारा मकसद ही पूरा ना हो। इससे बेहतर नहीं कि हम दूसरा वाला म्यूज़ियम देख लें। सो गाइस, हमें अपनी लोकेशन में जाते हुए रास्ते में एक और बहुत इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल चीज़ दिखी है, सोचा आपको भी दिखाऊं। आपने मूवीज़ में, वीडियोस में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक वीडियो है, एक मूवी है बल्कि, जिसका नाम है द पियानिस्ट। उसको जो है वो ऑस्कर भी मिला है इस एक्टिंग पर, उसका जो हीरो है। तो उसमें ये होता है कि उसमें दिखाया है कि किस तरह जो यहूदी हैं, तो वो उनको ना बिल्कुल शहर से और बाकी लोगों से, आबादी से बिल्कुल अलग कर दिया था। तो खैर, आबादी से अलग करने के लिए ना उनको एक वॉल बनाई थी, एक दीवार, जिसको जो है वो गेटो वॉल कहा जाता है। तो मोस्टली गेटो वॉल बनाते इसीलिए हैं कि एक सर्टेन, मतलब ख़ास किस्म का तबका या लोग कह लो, उनको जो है आबादी से अलग करके एक जगह बिठा दिए रखा जाता था, ताकि उनकी जो मूवमेंट है, मैं आसान अल्फाज में उनकी हरकतें बोलूँगा, ताकि उनकी हरकतों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। ख़ास तौर पर जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो ऑस्ट्रियन पेंटर था, तो उसने जो है यहूदियों को बिल्कुल से अलग कर दिया था। अगर आप ये मूवी देखो, इतनी बेहतरीन उन्होंने बनाई, ये दिखाया कि पोलैंड में जितने भी यहूदी थे, तो किस तरह उनको अलग करके एक गेटो बनाया था, उसमें रखा था, और कर आगे ना जितने भी थे तकरीबन को मार दिया था, और सिर्फ थोड़े से बचे थे। तो वो जो गेटो वॉल थी ना, वो उसके ना थोड़े से रिमेन्स आज भी मौजूद हैं। ये देखो, ये इस तरह की दीवार थी। अगर आप उस मूवी में देखोगे ना, तो लोगों ने ना दीवार को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाने के लिए यहाँ नीचे से थोड़ा सा खोदा भी था। तो उसमें एक बच्चा गुजरने की कोशिश करता है, बीच में फंस जाता है। तो ये इस तरह की दीवार हुआ करती थी। मतलब लेट से ये गेटो वॉल है ना, दीवार है, गेटो वॉल है, इसके उस साइड पे सारे यहूदियों को उन्होंने बंद किया था, और यहाँ की लाइफ जो है वो नॉर्मल लाइफ चलती रहती थी। आज की जो सेकंड लास्ट लोकेशन है वो है क्राकाउ माउंट। क्राकाउ माउंट क्या है, ये ऊपर चल के दिखाता हूँ। उससे पहले आप मेरा सांस फूले, देखो कितनी चढ़ाई है, मैं दिखाता हूँ। वो सामने आपको दिख रहा होगा शायद, गाड़ियाँ हैं या नहीं है, नहीं दिख रहा। तो मैं ऐसा होते होते ना यूँ आया हूँ। लोग ऐसे सीढ़ियों से जा रहे हैं, लेकिन मैं ये सारा ऐसे देखते हुए इनकी तरह एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि यार, टाइम पे सही पे निकल जाया करो, घूमने फिरना है। अभी मैं देखो मेरी कितनी सांस फूल रही है, क्यों? एक हफ़्ता मान के खाया है, पिया है, ऐश किया है, अभी चल नहीं पा रहे, सांस फूल रही है। आप एक्टिव रहते हो, घूमते हो फिरते हो, तो यही फ़ायदा रहता है। बुढ़ापे में कहाँ ही चल पाओगे यार। आपको दिखाता हूँ, वो जो अपोजिट साइड पे देख रहे हो, जो इस तरह करके बना हुआ है ना, एक पहाड़ी की चोटी टाइप का, तो इसको कहते हैं, और इस एरिया को कहते हैं क्राकाउस माउंट। ये इस पूरे शहर की ना सबसे ऊंची जगह मानी जाती है, टॉलेस्ट एरिया है। यहाँ से आप जो है ना पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू ले सकते हो। खैर, इसकी सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल ये है कि तकरीबन 1000 साल पुराना है, और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का जो किंग था ना, किंग क्राकुस, ये उससे रिलेट करता है। कोई कहते हैं उसको यहाँ दफनाया है, मतलब सबकी अलग अलग रिवायात हैं। तो भाई हमने फाइनली फ़ैसला कर लिया है कि हम ऊपर जाएंगे, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते हम टॉप पे पहुंचेंगे। इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा रास्ता भी बनाया है कि मेरे ख्याल में लोग यहाँ से गए होंगे, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। फाइनली हम टॉप पर पहुँच चुके हैं। हवा बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से ठंड लग रही है, और मेरे हाथ अब फील हो रहा है कि बर्फ़ से हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से ना तकरीबन पूरा सिटी नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हमारी जो आज की लोकेशन है उसको कहते हैं ऑस्कर शिंडलर इनेमल्स फैक्ट्री। मतलब ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ना एक जर्मन बिजनेसमैन था, तो उसकी फैक्ट्री थी। तो अभी तो उसको एज ए म्यूज़ियम बना दिया है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है ना कि उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, हालांकि जिसका बिज़नेस था ना, जिसकी फैक्ट्री थी, वो जर्मन था। तो उसने जो है 1200 यहूदियों को, 1200 जेव्स को जो है ना वो बचाया था, क्योंकि उस वक्त जो है नाज़ी
रजीम नाजी गवर्नमेंट जो है वो चुन चुन के ज्यूस को मार रही थी ना। जब इसको पता चला तो इसके तकरीबन 1000 एम्प्लॉयज़ जो थे ना वो ज्यूस थे। तो इसने क्या किया, उनको यहाँ पे मतलब अपने पास ना काम शाम दिया, तो वो यहाँ इसके पास रहते थे। तो इसकी एक मूवी भी है, अगर आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी सर्च करो ना, ऑस्कर के आगे कुछ और नाम से मूवी है, इसी बारे में है। तो उसके बाद हुआ ये कि इसकी फैक्ट्री यहाँ पे थी ना, तो यहाँ से बंद हो गई। जब यहाँ से बंद हुई तो अब ये तो परेशान हो गया कि उसको कैसे बचाया जाए इन सारे को। तो फिर उसने जो उनको ना जो ऑफिसर्स थे सीनियर, उनको रिश्वत दे के यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे इसके, उनको यहाँ से ना वो चेकोस्लोवाकिया शिफ्ट कर दिया था। तो उसकी फैक्ट्री वहाँ थी, तो वहाँ जो है इसके सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ वाले वहाँ चले गए थे। तो इस तरह उसने बचाया था। तो वहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, आगे चल के तस्वीरें दिखाते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का टूर। अभी कॉफ़ी की तलब हो रही है, अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि यहाँ से सिटी सेंटर अगेन फिर वहाँ से आगे एयरपोर्ट जाने में तकरीबन 1 घंटा लग ही जाता है। तो कॉफ़ी पियेंगे तो ऑलमोस्ट टाइम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, चाओ।